Okay, now let's start to understand essay writing. Introduction. An essay is comparatively long piece of composition. It may describe a scene, narrate an experience, or express views on some issue of common interest. राइट मीन्स जो ऐसे राइटिंग होते हैं एक लॉन्ग पीस ऑफ कंपोजिशन होती है, यानी कि उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। तो ये हो सकता है कि जो हमारा ऐसे राइटिंग है, वो जो हम ऐसे लिख रहे हैं, वो किसी सीन को डिस्क्राइब कर रहे हो, या किसी कोई हमारे साथ इंसिडेंट हुआ तो उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको नरेट कर रहे हो, या कोई कॉमन इशू है हम उस पर बात कर रहे हो, उस पर अपने व्यू दे रहे हो। तो ऐसे में ये सारी बातें होती हैं, राइट। फीचर्स ऑफ अ गुड ऐसे। एक अच्छे ऐसे के क्या फीचर्स होते हैं? An essay is well structured and divided into short paragraph. तो जो एक ऐसे होता है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और उसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं। द ओपनिंग पैराग्राफ इंट्रोड्यूस द टॉपिक और थीम ऑफ द ऐसे। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जो ऐसे में हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, उस पैराग्राफ को बोलते हैं ओपनिंग पैराग्राफ। और उसके अंदर हम बेसिकली ये शो करते हैं कि जो हम ऐसे लिख रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग है, किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, उस ऐसे का थीम क्या है, राइट। द नेक्स्ट 2 और 3 पैराग्राफ्स प्रोवाइड डिटेल्स। जो बाकी जो पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं एक ऐसे के अंदर, वो उसको उसकी डिटेल बताते हैं, उस टॉपिक की, उस थीम की। द लास्ट पैराग्राफ गिव्स द कंक्लूजन। जो लास्ट हमारा पैराग्राफ होता है वो हमें कंक्लूजन देता है। टेक केयर ऑफ दिस 3 पॉइंट्स। हमें इन 3 पॉइंट्स के ध्यान रखना है। यूनिटी एंड कोहेरेंस इन द कंटेंट। हमारे कंटेंट के अंदर यूनिटी होनी चाहिए और कोहेरेंस होनी चाहिए। फ्लुएंसी ऑफ द थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे जो एक्सप्रेशंस होंगे, थॉट्स होंगे, उसमें एक अच्छे प्रभावशाली होने चाहिए वो। एक्यूरेसी, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, करेक्ट स्पेलिंग्स। यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उनके पंक्चुएशन मार्क्स हमें सही से लिखने चाहिए, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छे ऐसे के फीचर्स होते हैं। So first essay we are going to understand, we are going to study. So dear students, this essay you have to understand, and along with this you need to learn this essay, right? So now let's understand. A visit to a zoo. एक zoo में गए, उसके रिगार्डिंग हमने, कोई पर्सन किसी zoo में गया तो उसके रिगार्डिंग उसने ये ऐसे लिखा, तो हमें ये ऐसे को समझना है, राइट। My joy knew no bounds when a class teacher announced that our class would be going to the Delhi Zoo for following Sunday. तो उत्तर कहता है, लिखने वाला कहता है कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब हमारे क्लास टीचर ने ये आके अनाउंस किया कि हमारी क्लास एक दिल्ली में जो जू है उस संडे को वहां पे जा रहे हैं, तो हम बहुत खुश हो गए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो उत्तर कह रहा है, लिखने वाला कह रहा है कि मैं बहुत एक्साइटेड था। एंड वेटेड ईगरली फॉर द ग्रेट डे। और उस दिन का बड़ी बेसब्री से मैंने इंतजार किया जिस दिन हम उस जू में जाएंगे। ऑन संडे वी ऑल असेंबल्ड इन आवर स्कूल। संडे को हम सभी अपने स्कूल में इकट्ठे हो गए। लेफ्ट फॉर द जू एट 8:30 AM। उस जू के लिए हम 8:30 बजे वहां से निकल पड़े, अपने स्कूल से चल पड़े। On reaching the zoo, our teacher purchased the entry tickets. जैसे हम उस जू के पास पहुंचे तो हमारे टीचर ने वहां की जो एंट्री टिकट्स होती हैं वो खरीदी। We all descended द बिग स्टेप्स लीडिंग टू द पार्क। हम सभी एक बड़े बड़े स्टेप्स से थे, वहां पे बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी, उसको लीड करते वहां पे हम नीचे एक पार्क में उतरे। वी सेट इन द जू ट्रेन विच हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड बाय आवर टीचर। तो हम वहां पे एक जो जू की ट्रेन थी उसके अंदर हम बैठ गए, क्योंकि वो जो ट्रेन थी हमारे टीचर ने ऑलरेडी बुक कर रखी थी। द ट्रेन टुक अस अराउंड राउंड द जू। तो उस ट्रेन के द्वारा हम उस जू के अंदर घूमे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट होल्टेड नियर द बर्ड इनक्लोजर। सबसे पहले ये बर्ड इनक्लोजर यानी कि बर्ड का जो बना हुआ था, पिंजरा सा बना हुआ था, या कोई घेरा सा बना हुआ था, तो वहां पे वो हमारी ट्रेन थी वो रुक गई। आई सो ऑल शॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। मैंने वहां पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स देखे।
जिसमें कौन कौन से थे? अफ्रीकन पैरेट्स, पीकॉक्स, पिजन्स, स्काईलार्क्स एंड नाइट एंगल्स, रोबिन्स, हॉक्स एंड ईगल्स। तो ये सारे बर्ड्स मैंने वहां पे देखे। वुडन प्लेट फिक्स्ड ऑन द केजेस इंट्रोड्यूस द बर्ड टू द विजिटर्स। उनके पास, यानी कि जो वहां पे बर्ड्स थे, उनके जो केजेस थे, उनके पास वुडन की प्लेट्स लगा दी गई थी ताकि कोई भी विजिटर आए तो उनको पता लगे कि इन बर्ड्स के नेम क्या है, और जो अदर डिटेल्स थी वहां पे लिखी हुई थी उस वुडन प्लेट्स के ऊपर। We then saw water birds and water animals. उसके बाद हमने water birds देखे और water animals देखे. I was frightened to see the huge hippopotamus. मैंने जब hippopotamus देखा, जो बड़ा सा hippopotamus होता है, वो animal देखा, मैं बहुत डर गया. But enjoyed watching the crocodile feeding her young ones. तो फिर उसके बाद मैंने बहुत इंजॉय किया जब मैंने क्रोकोडाइल्स को देखा, जो अपने यंग वंस को, अपने बच्चे को फीड कर रहा था, कुछ खाना खिला रहा था या कुछ पिला रहा था. द फ्रेंडली सील्स, डक, क्रेन्स एंड किंगफिशर्स वर अ ब्यूटीफुल साइट. तो उसके बाद मैंने सील्स को, डक्स को, क्रेन्स को, किंगफिशर को देखा, जिसको देखना बहुत ही अच्छा लगा मुझे. द swans looked beautiful and swam gracefully in the pond. तो उसके बाद मैंने swans को भी देखा जो स्वैम कर रहे थे उस pond के अंदर gracefully, बहुत ही आकर्षक रूप से, right? Next we saw the tigers, panthers and leopards and really enjoy the sight of white lions. तो मैंने इन सभी को देखा, इन सभी एनिमल्स को देखा और वहां पे बहुत मैंने enjoy किया. We also saw some other wild animals like two wolves and hyenas, bears and wild boars. तो इन एनिमल्स को भी मैंने वहां पे देखा. There was a red bear from Japan. तो वहां पे एक रेड बियर भी था जो जापान से था. Some of these wild animals we had never seen before. इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको मैंने इस समय से पहले मैंने कभी नहीं देखा था. The rhino with its horn on the nose was so heavy that it looked ugly and dreadful. जो राइनो था जिसके नोज पर एक बड़ा सा हॉर्न होता है, एक सींग होता है, और वो बहुत ही भयानक लग रहा था, बहुत ही अगली लग रहा था, बदसूरत लग रहा था और बहुत ही डरावना लग रहा था, राइट. We were now tired and the train halted for about half an hour. अब हम बहुत थक चुके थे इन सभी एनिमल्स, इन सभी बर्ड्स को देख के, और हमारी जो ट्रेन थी, जो जू की ट्रेन थी, वो लगभग आधे घंटे के लिए रुक गई. वी सेट अंडर द ट्री, हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए. एंजॉयड आवर लंच, और हमने अपना लंच किया. द ट्रेन नाउ टुक अस टू द केजेस वेयर अदर वाइल्ड एनिमल्स वर केप्ट. उसके बाद हमें जो ट्रेन थी वो कुछ और केजेस के पास ले गई जहाँ पे और कुछ वाइल्ड एनिमल्स थे. There was a big rush of children in front of the cages of the monkeys. Monkeys के जो cages थे वहां पे बहुत ज्यादा रश था. वहां पे baboons भी थे और monkey भी थे. And they made face of us. उन monkeys ने, उन baboons ने हमारी तरफ face बनाए, which made us laugh. जिस चीज ने, उस चीज ने, यानी कि उनके faces बनाने ने हमको बहुत हंसाया. The chimpanzee, gorillas, and gibbons were also shown to us by our teachers. तो ये सारे एनिमल्स भी हमारे को हमारे टीचर्स के द्वारा दिखाए गए. The nilgai, the ostrich, the zebra, the kangaroo, the elephant, and some species of the deer were a special attraction for us. तो ये जो इनके species थे ये हमारे लिए special attractions थे. We enjoyed ourselves to our heart's content in the zoo. तो हमने उस जू के अंदर अपने पूरी संतुष्टि के साथ वहां पे इंजॉय किया, यानी कि खूब मजे किए. इन द इवनिंग वी वर सो टायर्ड, और शाम तक हम बहुत थक चुके थे. एंड ऑल ऑफ अस वर ऑलमोस्ट asleep इन द बस, और लगभग हमें से सभी उस बस में सो गए थे, राइट. So this is the essay. So this essay, dear student, you have to learn and try to write this essay after learning in your practice notebook. Maybe possible, I'll give it in your December exam. So your December examination will start soon. So I may give it in your December exams. So please learn it and do practice in your practice notebook. So basically, in this narrator told about the
visit when he went to a Delhi zoo. So he told each and everything what happened there. So in this way, we need to write an essay, right? Active and passive. Look at these two sentences. Renu plays tennis. Tennis is played by Renu. तो बच्चों हमें यहाँ पे समझना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो बेसिकली जो हम वर्ब्स यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर वो वर्ब ही होती है एक्टिव या पैसिव। दोबारा समझो मेरी बात को। सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज की जाती है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में यूज हमने वर्ब यूज किया है प्लेज एंड सेकंड में किया है इज प्लेड, राइट। तो जो वर्ब यूज की जाती है सेंटेंस के अंदर वो वर्ब होती है एक्टिव या पैसिव। क्लियर? जिसकी वजह से हम सेंटेंस को बोलते हैं एक्टिव या पैसिव, राइट। These two sentences mean the same, but they are different in the form, and there is a slight difference of emphasis also. तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं दोनों का मीनिंग सेम है। रेनू प्लेज टेनिस और टेनिस इज प्लेड बाय रेनू। बोथ सेंटेंस आर गिविंग द सेम मीनिंग, बट डिफरेंस इज दैट फॉर्मेशन इज डिफरेंट इन द बोथ द सेंटेंसेस। तो दोनों सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है, बनावट है, वो अलग है। अदरवाइज दोनों सेंटेंसेस से हमें सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। मीनिंग का मतलब ट्रांसलेशन नहीं है। मीनिंग का मतलब है कि जो बात हम समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, दोनों ही सेंटेंसेस से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, राइट। In sentence 1, the verb is plays. Renu is subject of verb plays. She also performed the action of playing. जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है रेनू प्लेस टेनिस, तो इस सेंटेंस में जो प्ले है, प्लेज है, वो वर्ब है और रेनू उसकी सब्जेक्ट है, राइट। और रेनू ही डूअर है, तो वो जो एक्शन है रेनू ही उस एक्शन को परफॉर्म कर रही है। When the subject of a verb also perform the action named in the verb is said to be in the active voice. जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो तो वो जो वर्ब लिखी जाती है वो एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है। In the sentence 2, the verb is played, tennis is subject of the verb is played, but tennis does not perform the action of plays. In fact, it receives the action of playing. जो हमारा सेंटेंस नंबर 2 है उसके अंदर आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट है वो टेनिस है, परंतु टेनिस उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि वो एक्शन टेनिस के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। तो वो जो वर्ब लिखी जाती है वो पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। When the subject of the verb receive the action name in the verb is said to be in passive voice. Same thing I have told you. Since sentence I begins with the Renu, the emphasis is on Renu. In sentence 2, the emphasis is on tennis. हम फर्स्ट सेंटेंस में रेनू पे एम्फोसिस कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस पे हम टेनिस पे एम्फोसिस कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन एक्टिव या पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव या पैसिव सेंटेंस को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसमें वर्ब्स यूज की जाती है वो एक्टिव या पैसिव होती है। अब हमें ये समझना है कि एक्टिव वर्ब क्या होती है, पैसिव वर्ब क्या होती है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ऐसे समझना है। देखो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। इन द सेंटेंस अबाउट हुम और व्हाट वी टॉक इन द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में हम मेनली जिसके बारे में बात करते हैं वो वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट। तो कभी कभी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो डूअर होता है। डूअर का मतलब काम को करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला। और कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमारा क्या होता है, रिसीवर होता है, यानी कि काम उसके ऊपर ही होता है, वो कोई काम नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे ये बात समझनी है आपने कि जो सब्जेक्ट है कभी कभी वो डूअर होता है यानी कि वो कोई काम को करता है, कभी कभी वो रिसीवर होता है यानी कि वो काम नहीं करता, काम उसके ऊपर ही होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर हो यानी कि वो कुछ काम को करे तो हमें जो वर्ब लिखनी होती है वो एक्टिव वॉइस की वर्ब लिखनी होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही कुछ काम ना करे बल्कि काम उसके ऊपर ही हो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वो रिसीवर हो तो जो वर्ब लिखी जाती है वो पैसिव वॉइस की वर्ब लिखी जाती है। अब देखो रेनू प्लेस टेनिस, रेनू टेनिस खेलती है, रेनू हमारा सब्जेक्ट है, रेनू ही कुछ काम करती है ना खेलने का, तो रेनू एक्शन को कर रही है, तो रेनू हमारा सब्जेक्ट वही एक्शन को कर रही है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्टिव वर्ब लिख दी। फिर देखो टेनिस इज प्लेड बाय रेनू, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अब टेनिस है। अब टेनिस कोई काम नहीं कर रहा बल्कि टेनिस के ऊपर ही काम हो रहा है, टेनिस हमारा डूअर नहीं है, टेनिस हमारा रिसीवर है। टेनिस को खेला जाता है, टेनिस कोई काम नहीं करता, टेनिस नहीं खेलता, टेनिस को खेला जाता है, राइट। तो जो सब्जेक्ट होता है वो अगर डूअर हो तो एक्टिव वर्ब लिखनी होती है, सब्जेक्ट अगर रिसीवर हो तो पैसिव वर्ब लिखनी होती है, राइट।
यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि कब हमें एक्टिव वर्ब लिखनी होती है, कब हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है। जब सब्जेक्ट डूअर हो तो एक्टिव वर्ब, जब सब्जेक्ट रिसीवर हो तो पैसिव वर्ब। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि सब्जेक्ट कोई काम करे तो एक्टिव, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो तो पैसिव, राइट। अब देखो, अब हमें समझना है कि एक्टिव वर्ब क्या होती है और पैसिव वर्ब क्या होती है। देखो, वर्ब की कोई भी फॉर्म, जैसे प्लेज है, प्लेज, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, ये सारी वर्ब्स हैं। तो वर्ब की कोई भी फॉर्म अगर हम लिखते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो वर्ब क्या होती है, एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है। ध्यान से समझना मेरी इस बात को। इफ यू राइट एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अगर हम वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो वर्ब की फॉर्म क्या होती है, एक्टिव वॉइस होती है, राइट। और अगर हम बी की कोई भी फॉर्म और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना कि कहीं पे भी किसी सेंटेंस में आप बी की कोई फॉर्म देख लेते हो, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, खुद बी, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन और बीइंग। बी, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन और बीइंग, ये वर्ब्स की बी की फॉर्म्स होती हैं। तो अगर सेंटेंस में कहीं पर भी आपको बी की कोई भी फॉर्म दिखाई दे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो आपने समझ लेना है कि जो वर्ब लिखी गई है वो पैसिव वॉइस में लिखी गई है, राइट। दोबारा समझो, वर्ब की कोई भी फॉर्म, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, मतलब कोई भी वर्ब की फॉर्म लिखी हो, तो वो वर्ब, वो जो वर्ब होती है वो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है। बी की कोई भी फॉर्म, बी की कौन सी फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टेंस लिखते हैं हम, बी की कोई भी फॉर्म, जैसे बी, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन और बीइंग, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, तो हमें क्या करना, हमें समझ लेना होता है कि वो जो वर्ब लिखी हुई है वो पैसिव वॉइस में लिखी हुई है, right? And when we need to write the active verb and when we need to write the passive verb, I have told you, when subject is doer we need to write the active verb, when subject is receiver we need to write the passive verb, right? Now let's come on the B point. It is more natural to use the active voice. Besides, sentence written in the active voice are shorter and more elegant, but there are some situations in which we need to use the passive voice. बेसिकली एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखना ठीक होता है, परंतु कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहां पे हमें पैसिव वॉइस पे लिखना पड़ता है। तो वो जो सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं, वी डू नॉट नो हु परफॉर्म द एक्शन, जब हमें नहीं पता हो कि एक्शन किसने परफॉर्म किया, यानी कि उसका डूअर कौन होता है, जस्ट हमें रिसीवर का पता होता है, तो उस समय भी हम पैसिव वॉइस वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माई पॉकेट वॉज पिक्ड, मेरी मेरी जेब किसी ने काट ली है, तो मुझे नहीं पता किसने काटी है, तो मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ मेरी जेब के कटने को, मुझे नहीं पता कि एक्शन किसने किया, तो इसलिए वहां पे मैं एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं उसको, तो इस कंडीशन में भी हमें पैसिव वॉइस लिखना होता है। द एक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन हु परफॉर्म्ड इट, जब हमारा एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इससे ज्यादा कि किसने उस एक्शन को किया वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि वो एक्शन हुआ, तो उस कंडीशन में भी हम यूजुअली पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखते हैं। जैसे ऑल मॉर्निंग फ्लाइट्स वर कैंसल्ड, तो कैंसल्ड होना हमारा यहाँ पे मेन एक्शन है, यानी कि मेन हम एम्फसिस कर रहे हैं इस बात को, तो इसलिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर को लिखने की जरूरत नहीं है कि किसने वो कैंसिल की। We want to put emphasis on the person or thing that receive the action. जब हम इस बात पे जोर दें कि जिसने उस एक्शन को रिसीव किया, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, हम पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखते हैं, राइट। पैसिव वॉइस इज यूज्ड if it is not known, same thing I have told you these 3 points. Next point, C point, changing sentence from active to passive. Once again look at the two sentences given below. तो जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो प्लीज, रेनू प्लेज टेनिस, टेनिस इज प्लेड बाय रेनू, तो जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, बाय प्रेपोजिशन का, और जो उसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है एस या ईएस वाली, राइट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब से ही पहचानते हैं कि वो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, राइट। सो सेम थिंग हमने क्या करनी है, यहाँ पे भी बी की पहली फॉर्म लिखनी है, क्योंकि जो हमारा टेंस है हम टेंस कभी नहीं चेंज करते, we never change the tense in the active or passive, we just change the verb in the sentence of active and passive.
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की हमने बी की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर। सो अकॉर्डिंग टू टेनिस वी नीड टू राइट हियर इज, एंड आफ्टर दैट ऑलवेज वी नीड टू राइट third form of the verb, right? Then we need to write here tennis is played by Renu, right? Now how to form has changed. The active object tennis has become the passive object, the active subject Renu has become the passive object. We have used the preposition by before it. हमने by preposition को भी यूज करना होता है डूअर को शो करने के लिए, यानी कि कौन उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, ये शो करने के लिए हम by preposition को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। An appropriate form of the be is has been used followed by the past participle form of the verb played. Past participle means third form of the verb. Same thing I have told you. D point, पर्सनल प्रोनाउंस इन द पैसिव कंस्ट्रक्शन। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई, वी, शी, मी, हर एटसेट्रा, ये भी हमारे चेंज हो जाते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन, तो उनकी ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। It means if we have used I as a subject in the sentence, so when we will use I as a object in the sentence, we need to write the objective form of I. Means we will write here me. And see here, I have written here her, but when I will change this, I will not change because it is in the possessive case. Basically, we need to change the subjective and objective case, right? See here, her is written there, but that is objective case. But when we will write in a subjective case, we will write here she. तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, बेसिकली जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं जब इनको सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी होती है, जब इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लिखनी होती है। इट्स ए वेरी सिंपल। आपको कैसे पता लगेगा कि सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है? वर्ब से पहले लिखोगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म, वर्ब के बाद लिखोगे यानी कि बाय के बाद लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, राइट? यहाँ पे देखो वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, राइट? यहाँ पे वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव फॉर्म। सेकंड, verbs followed by a preposition. Sometimes the active verb is followed by a preposition. The preposition is retained while changing the verb before active to passive. तो यहाँ पे हमें ये समझाया गया है कि जो वर्ब्स होती हैं उनके बाद कभी कभी प्रेपोजिशन दी होती हैं, वो प्रेपोजिशन से उनका मीनिंग क्लियर होता है। तो जो वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशन दी होती हैं, जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो उनके साथ ही रह जाती हैं, वहीं पे रह जाती हैं। जैसे अ नर्स लुक्स आफ्टर हिज लिटिल गर्ल, तो लुक्स के बाद आफ्टर क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है जो वर्ब का ही पार्ट है। तो जब इसको सेंटेंस में हम पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे द लिटिल गर्ल इज लुक्ड आफ्टर, तो आफ्टर को हमने उसके बाद ही रखा है बाय अ नर्स, राइट? तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि अगर किसी वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन हो जो उस वर्ब को फॉलो करती हो तो पैसिव सेंटेंस में वो वर्ब के बाद ही वो प्रेपोजिशन हमने यूज करनी है, राइट? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, if an interrogative sentence is being changed into passive voice it will retain its interrogative form। यानी कि अगर कोई सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव फॉर्म को वैसे ही रहने देना है, यानी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लिखेंगे। जैसे एम आई डिस्टर्बिंग यू, मुझे अब ये सेंटेंस कहना है पैसिव वॉइस में तो मैं क्या बोलूंगा? आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय मी, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, जिससे ये शो होता है कि हम जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो इंट्रोगेटिव है, right? So by the using of helping verbs before the subject we show that we are using the interrogative sentence. So same we have to do in the passive voice sentence. When did you buy this wall clock? So you can see here WH word is there and helping verb is there before the subject when we will make the sentence passive. So helping verbs, whatever we are going to use, we will use before the subject, right? So whenever we make the sentence active to passive, if the formation of the sentence is interrogative, so we need to change in interrogative, right? Next, if the subject in active voice is not very important, we need not mention it when we express the sentence in the passive voice. जब किसी सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस, जो हमारे एक्टिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो,
और उसको पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं, वो जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, यानी कि वो डूअर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो उस कंडीशन में हम उसको छोड़ भी सकते हैं, राइट? जैसे somebody stole my purse was stolen, simply we can write, there is no need to write the by someone or by somebody, because somebody is not important here. What is important? Something has been stolen, that is important. We have not used the words by somebody. Simple present. Look at these examples of changing verbs in the simple present tense into passive voice, active voice, passive voice. He writes poems. Poems are written by him. Like he is subject here, writes is verb here, and poems is object here. So when we will change the sentence active to passive, so what is the object we will change? It's subject. Subject is now subject is poems. So poems is third person plural. So according to this, we will write here are written by him, right? Because R is first form. We have used here first form. So R is first form of B, and always we need to write the third form of the verb, main verb, right? Third form of the right is written, right? तो जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं सेंटेंस में जो बी की फॉर्म लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव. So in this way, you need to convert all the sentences. My parents love me. I am loved by my parents. Do you need money? Is money needed by you? Who makes these designs? By whom are these designs made? Whom or who are these designs made by? So this sentence we can say in the both the way. Active voice root form of the verb something, sometimes with s or es, rights, love, etc. Passive voice is mr, past participle of the verb, same thing I have told you. Fill in the blanks with the passive form of the verb in the simple present tense. आपने यहाँ पे इस इन सेंटेंसेस को फिल करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके, और अपने पैसिव वर्ब्स फिल करनी है. लाइक फर्स्ट आई टेल यू एंड रेस्ट ऑफ द fill-ups you have to fill. English dash all over the world. English is spoken. English is spoken, because we need to fill here simple present tense, and simple present tense we know that first form of the verb. First form of the verb we use that, and we need to write here passive verbs, so that's why we will use the first form of the verb be. And what is the first form of the be? That is mr. So is we will use according to subject, and always we need to write third form of the verb, right? So we will say here English is spoken all over the world. Clear? So in this way, you need to fill this exercise, and soon I'll send the answer key. Then you need to match the answers. Second exercise, change these sentences from active to passive. We expect good news. Good news are expected by us. Very simple. So in this way, you need to change these sentences. You have to do this exercise in your practice notebook. Next, simple past. सिंपल पास्ट में भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. देखो ध्यान से समझना बच्चों, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना दो, और जो हमारा एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना दो. देखो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो हमने यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बना दिया. अ वेरी ओल्ड फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, उससे बाय लिख दिया. अब उसके बाद जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमने क्या करना है? बी की सेकंड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में. बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोज या वर. अब वोज यूज करते हैं आई के साथ, वर नहीं यूज करते. तो उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब क्या है? हेल्प है. हेल्प की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है हेल्प्ड, तो हमें यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है. तो यानी कि ये जो सेकंड फॉर्म है वो बी की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वो. तो हमने हमारा सेंटेंस क्या होगा? आई वाज हेल्प्ड बाय अ वेरी ओल्ड फ्रेंड. डिड ही वॉयलेट एनी ट्रैफिक रूल्स? were any traffic rules violated by him? तो हमने सेंटेंस को यहाँ पे इंट्रोगेटिव ही रखना है. Where did you find this beautiful shell? Where was this beautiful shell found by you? It's a very simple. So in same way, you need to do this exercise.
Fill in the blanks with the passive of the verb in the simple past tense. A revised date sheet by the principal. A revised date sheet was announced by the principal, because we are talking about the date sheet and which is singular, so we need to use was here, and after that we need to use third form of the verb of announce, right? So in this way you need to fill this exercise. And same you have to do exercise number 4. Change these sentences from active to passive voice. We cheered our team enthusiastically. Our team was cheered enthusiastically by us. Our team was cheered enthusiastically by us. It's a very simple. Come on the simple future, active voice. I will buy the tickets in advance. Same thing you have to do. वर्ब की बी की फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, बन गया पैसिव। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, द टिकट्स। टिकट्स, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर की, तो यहाँ पे विल के बाद रूट फॉर्म लगानी होती है, तो विल के बाद रूट फॉर्म लगा दो। बी की रूट फॉर्म क्या होती है? बी होती है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टिकट्स विल बी बॉट इन एडवांस by me. You can write here. If you do not want to write, then you can leave. Will you help me? Will or shall I be helped by you? It's a very simple. So according to this understanding, you have to do exercise number 5. These roads very soon. These roads will be widened. These roads will be widened very soon. Exercise number 6. Change the sentences from active to passive. We shall grow apples in this orchard. It's a very simple. So we can say that apples shall be grown in this orchard by us, right? So dear students, you need to do these exercise first, second, third, fourth, and fifth, and sixth. And